नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आज आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो हमारे देश की, हमारे प्रांत की, बिहार की और जो हमारे सिवान की तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल डरावनी सी है। आज कोरोना ने फिर एक बार कई गुना अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ एक बार फिर भारत के लोगों पे अटैक किया है और एक बार फिर से लोगों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सरकार ने एक साल में क्या किया क्या नहीं किया इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सरकार के पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन की चर्चा जैसे होती है, कम से कम छोटे और मझोले किस्म के जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं। तो इस कोरोना महामारी को लेकर के हम रोज कहीं ना कहीं किसी के यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आप लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। तो बेचारे वो अपनी व्यथा सुनाते हैं। लेकिन इस महामारी से बचने के लिए हमें जो बातें सिखाई जाती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, इसकी दवा नहीं बनी है, मास्क लगाने की, तो इन्हीं सब बातों को लेकर कि आखिर इस महामारी से हम कैसे बचें और ये जानने का प्रयास, हालांकि बहुत सारे कई डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, लेकिन आज शहर के एक नामचीन डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर कुछ कहते हैं तो उसे समझने की जरूरत है, उसे मानने की जरूरत है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, कोई भी सरकार आज आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रही है। तो एक ही सहारा बचता है कि धरती के भगवान जो डॉक्टर हैं वो जो कहते हैं हमें उसे मानना चाहिए। आज के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो सिवान के जाने माने विशेषज्ञ हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि कोरोना महामारी जो ये राक्षस है जिससे आज पूरा देश डरा हुआ है, इससे हम कैसे बचाव करें। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और सर, आपने देखा कि कोरोना महामारी जो पिछले एक साल से, हमें याद है वो 22 मार्च की, जब प्रधानमंत्री ने 24 घंटे का लॉकडाउन किया था और उसके बाद से ये सिलसिला रुका नहीं, आज तक अनवरत जारी है। तो आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, इस महामारी की दवा कोई है, कैसे हम बच सकते हैं इससे? धन्यवाद सबसे पहले कश्यप जी। एक्चुअली हमको आपने चैनल पे जगह दी और आपके सारे श्रोताओं को एक बार मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना तो अभी साल भर से लगभग तो हो ही गया, और उस वक्त से पूरा विश्व, केवल सिवान ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। और अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया है जैसे फिर से अभी बढ़ गया, केसेस भी बढ़े, लोग मर भी रहे हैं, कि बचाना ही इसका मेन इलाज है। और अभी हमको ये समझना होगा कि कुछ भी करें, हमको अब कोरोना के साथ ही जीना है, इसी के साथ हमको जीना है, इसी के साथ अपना व्यापार करना है, इसी के साथ अपने दिनचर्या के कार्य करने हैं। और सबसे मुख्य जो है कि आपको कि सावधानी रखना, कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क रखना, हैंड सैनिटाइज करने वाला जो चीज़ है इसको ध्यान देना, ये बहुत बेसिक है। ये चीज़ें तो सबको करना ही करना है। दूसरा, लेकिन वैक्सीन का भी रोल है। वैक्सीन भी लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लिए तो आप बिल्कुल इम्यून हो गए, उसके बाद से होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज तो है ही।
लेकिन ये घातक बीमारी है, कितना बार इलाज होने के बाद से भी लोग नहीं बचते हैं। और ये समस्याएं हैं, इलाज है, मेडिसिन भी आ गई हैं, सब उसमें बहुत सारे जो इसके वायरस को मारने के लिए भी मेडिसिन आ गई हैं। अभी थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है, लेकिन धीरे धीरे वो सस्ता भी होगा। तो इलाज भी है, प्रिकॉशंस भी है, और अभी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन भी है। तो चीज़ें हैं, लेकिन ये जिस तरह से फैल रहा है और जिस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये बड़ा ही चिंताजनक है। और इसमें सभी लोगों को, सभी जितने भी लोग इससे प्रभावित हैं, चाहे जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, सबको अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इसका अभी जो उपाय, सबसे ज़्यादा कारगर जो उपाय है, वो हमें लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह ये इस्तेमाल, और ये कोई बहुत भारी काम नहीं है, इसे ये हर व्यक्ति कर सकता है। और हर व्यक्ति अगर ठान ले तो हमें लगता है कि शायद 75% हम कोरोना पे विजय पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बीमारी, आप एक डॉक्टर हैं, 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, अब ये बताइए कि ये बीमारी का कोई अंत दिखाई दे रहा है कि ये कितने दिनों तक आगे अभी और रहेगा? हालांकि आपने साफ शब्दों में कहा कि अब इसी बीमारी के साथ जीने की हमें आदत डालनी होगी, हमें जो काम करने हैं इस बीमारी को सामने रख करके उसी के हिसाब से चलना होगा। तो ये तो एक लंबा अवधि हो जाता है। और अब ये बता दीजिए कि क्या लॉकडाउन, क्या ये उपाय है? क्या आपको नहीं लगता कि जब जब लॉकडाउन की बात आती है, जो व्यापारी किस्म के लोग हैं, बाजारें आज सूनी पड़ी हुई हैं, सड़कों पे लोग नहीं हैं, आज जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उसे डर सता रहा है कि क्या पता कल लॉकडाउन लग जाएगा तो ये पैसा हम फालतू में खर्चा नहीं करेंगे, ये पैसा हम उस दिन के लिए रखेंगे, क्या पता उस दिन कोई हमें मदद करे या नहीं करे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो ऐलान, अब सरकार आज हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, हो सकता है कि लॉकडाउन की भी बात हो, तो क्या लॉकडाउन इसका उपाय है? लॉकडाउन इसका उपाय तो बिल्कुल है, लेकिन लॉकडाउन ही केवल उपाय है ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग से शुरू में ही आपसे बात हुई, तो जो कि प्रिवेंटिव मेजर में क्या है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क यूज़ करें, हम सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, और यही अपने आप में 75% प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। ये अगर इस चीज़ों को मास लेवल पे आम आदमी भी समझे और इसको सचमुच इम्प्लीमेंट करे तो लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन क्या है, सरकार तो कुछ ना कुछ तो ऐसा छोड़ नहीं सकती लोगों को मरते हुए, और कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा स्टेप्स। जब अच्छा अभी सिचुएशन बात भी सही है कि केवल ऐसा नहीं, व्यापारी एक वैसा आदमी जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, चाहे रोज़ कमाता है और महीने दिन में खाता है, जो एक महीना दिन का जो अपना कमा के खाता है, तो उसके लिए तो बड़ा डर का, उसके लिए लगता है कि अब कल से तो काम नहीं मिलेगा तो कैसे वो रोजी रोटी कैसे चलेगा। और कितना भी चैरिटी से दुनिया नहीं बदलती है, कोई आप कर दें चाहे सरकार कर दें, किसी सबका पेट नहीं भर सकती है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं हो सरकार ने एक निकाला कि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल में कि 3 महीने का उन्होंने कहा कि हम राशन मुफ्त देंगे, ये करेंगे। ये उपाय थोड़े हैं, ये तो आप थोड़ी देर के लिए चलिए, आपने गरीब, लेकिन उसमें भी जो सच्चाई सामने आई वो बड़ी दर्दनाक थी, बड़ी भयावह थी कि उसमें भी जो लुटेरे हैं वो नहीं माने। देश की क्या हालत थी, लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन उसमें भी लूटने वाले उन्होंने अपना काम किया। तो ये सारी परिस्थितियां, 1 साल हो गया, आपको क्या लगता है कि सरकार इन सारी परिस्थितियों से कुछ सीख ली है? जिन जिन चीज़ों की हमें पिछले बार कमी महसूस हुई, क्या आपको लगता है कि उन चीज़ों पर काम हुआ कि अगर कल कोरोना बढ़ता है तो हमारे पास ये चीज़ पर्याप्त है, हम कहीं कहीं भटकने वाले नहीं हैं? आपको क्या लगता है? एक चीज़ जो सबसे, क्योंकि हम लोग पास अभी 1-1.5 साल, अब ऐसा नहीं है कि जैसे शुरू में हुआ था, उस वक्त उतना भयंकर रूप से बीमारी भी नहीं था, लेकिन हमारे पास एक टाइम मिला। 1 साल बहुत लंबा समय होता है, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार ही नहीं, पूरी आम जनमानस भी हमारा स्वास्थ्य सिस्टम के प्रति लापरवाह है। केवल सरकारें ही नहीं, हमारी जनता भी लापरवाह है। अगर आप देखेंगे तो आज के समय में ऐसा है कि आप कोरोना का कोई पेशेंट है तो पटना के सारे हॉस्पिटल फुल हैं।
आप कितना भी वीआईपी आदमी है, आपको बेड नहीं मिलने वाला है। आपको या तो घर में मरना है या जैसे भी जो भी है आप, या फिर एडजस्ट करना है। लोग यहाँ से, जो लोग भी कोरोना के इलाज के लिए, जिसको सचमुच कोरोना हो गया, तो यहाँ पे हज़ारों वाली बात नहीं है। हमारे एक रिलेटिव हैं जिनको बता रहे थे, हमसे फ़ोन किया, अरे 3 लाख रुपया लेके आए थे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अभी पैसा चाहिए। तो अब जो मेरी कैपेसिटी थी मैंने भी उनको जो भी ये किया, हाँ मदद किया, चाहे जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो हमारे रिलेटिव, चाहे वो एक, उससे एक समाज का जो एक माने एक इमेज दिखता है, इस तरह बाकी लोग भी प्रभावित होंगे। और एक्चुअली 1 साल बाद भी हमारे पास इतने बेड्स नहीं हैं, ऐसा नहीं है एक दिन में हुआ है। तो इसके लिए सरकार तो लापरवाह है, लेकिन हमारी जनता ने भी कभी स्वास्थ्य के लिए सरकारों को कभी चुना नहीं। ये भी एक कारण है। सर आप चूंकि एक पॉलिटिकल भी थोड़ी बहुत आपको अनुभव हो चुकी है, आप चुनाव लड़े हुए हैं विधानसभा का, लेकिन अब ये बताइए कि जनता को तो दिखाई दे रहा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसी कोरोना काल में ही छठ पर्व लोगों ने घर में मनाया, लेकिन नेताओं ने चुनाव खुलेआम किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं कोरोना है ही नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री, जब वो इस तरह से लोगों के सामने आते हैं, बिना मास्क के आते हैं, हजारों हजार की भीड़ इकट्ठी होती है, तो लोगों को तो लगेगा आपने तो रास्ता दिखा दिया कि नहीं कोरोना नहीं है। देखो इतनी सभा हो रही है, इतनी भीड़ है, कहाँ कोई मर रहा है। तो लोग तो उसी रास्ते पर चले जाते हैं और नेताओं को आगे देख करके लोग भूल जाते हैं कि नहीं कोरोना अब खत्म है और कोरोना अभी फिर आ गया। तो आज सबसे ज्यादा दोषी कौन होगा? क्या वो राजनेता दोषी नहीं है जो कोरोना के रहते हुए जब दशहरा आपने नहीं मनाने दिया, छठ नहीं मनाने दिया और उसके तुरंत बाद आपने बिहार में चुनाव करवा दिया, बंगाल चुनाव आपके सामने है, आज भी प्रधानमंत्री की सभा चल रही है, तो इसके जिम्मेवार क्या प्रधानमंत्री नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें राजनेता भी जवाबदार हैं। हमारे जो अभी हो रहा है, अभी एक्चुअली हम लोग भी सोशल मीडिया पे ही एक पोस्ट देखे कि कोई एक कंट्री में वहाँ पे कोरोना के कारण से कुछ गाइडलाइंस थे कि भाई आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो 10 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। कोई देश के प्रधानमंत्री, हमें एग्जैक्ट देश नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ पे 13 लोग पहुँचे। तो वहाँ जो उसकी न्याय प्रणाली ने उन पे फाइन लगाया, और फाइन शायद 1-1.5 लाख रुपया का फाइन लगाया। और वो फाइन से बड़ी बात उसने ये बोली कि अगर ये कोई आम आदमी अगर किया रहता तो हम एक भी पैसा आपको फाइन नहीं लगाते, लेकिन चूंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सर्वोच्च पद पे, आपको देख के पूरी जनता माने वो गाइड होती है, और आपके लिए ये इस तरह की गलती करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो इनफैक्ट ये बिल्कुल हम तो मानते हैं कि अरे देखिए, चुनावें जीतते हारती वो दूसरी बात है, लेकिन जनता का भला होना चाहिए। देखिए ऐसा थोड़े है कि इस बार चुनाव हार जाए चाहे जीत जाए, मोदी जी बहुत डैमेज हो जाएंगे चाहे अच्छे हो जाएंगे, तब तक जीवन रहेगा, तब तक चुनाव आना जाना ये लगा रहेगा, कभी जीत कभी हार, ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर लोग नहीं रहेंगे जिनके ऊपर आप चुनाव करवाते हैं, जिनके ऊपर आप राज करना चाहते हैं, अगर यही लोग नहीं रहेंगे, यही लोग कल शमशान में चले जाएंगे। शमशान में ऐसा लग रहा है कि दिवाली हो रही है, शमशान की तस्वीरें देख करके डर लगता है। हाँ, आज शमशान की सच्चाई को छुपाने के लिए आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में वो बैरिकेडिंग कर दी गई कि दिखाई कैमरे की नजर न जाए उस जलती हुई चिताओं पे। तो ये तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे समय में तो मुझे लगता है कि मोदी जी को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके कम से कम उनको ये करना चाहिए, ताकि उनके एक थोड़े से स्टेप से पूरे देश में एक सेंसिटिविटी जाएगी, आम आदमी में जागरूकता आएगा कि मोदी जी अगर ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर लोग बोलते भी हैं, जैसे हम ही लोग बोलते हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए, अरे सर ये सब डॉक्टर लोग का बनाया हुआ चीज़ है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी तो घूम रहे हैं, बंगाल में तो कुछ भी नहीं है, यहीं पर सब क्यों है? तो ये बातें बिल्कुल सही है, और देश के सर्वोच्च पद पे रहने के कारण से उनकी जवाबदारी शायद आम आदमी से, चाहे आम राजनेताओं से ज़्यादा है। उनको जरूर आगे बढ़ के सर इसको ये माना जाए कि ये राजनेता चाहे वो किसी दल से हो, मैं किसी एक दल को दोषी नहीं मानता, सिर्फ इसके लिए बीजेपी ही दोषी नहीं है,
इसके लिए तृणमूल भी उतना ही दोषी है जितना बीजेपी है, और हमें लगता है कि शायद इससे भी बड़ा दोषी आज के समय में, हमें नहीं कहना चाहिए लेकिन बड़े दुख के साथ, और शायद पहली बार ये कह रहा हूं कि इसके लिए एक दोषी चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए था कि आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है, हम चुनाव नहीं करवा सकते। अगर ये चुनाव आयोग कह देता तो किसकी मजाल थी कि चुनाव हो जाता। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन वो सब विषयों से भी ज़्यादा गंभीर ये विषय है कि 1 साल हो गए जी, 1 साल बाद भी हमारे कोरोना के लिए पेशेंट्स के लिए बेड नहीं अवेलेबल है। ये इसलिए है ना कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की जवाबदारी जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमेशा जब हम जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने काम करता था, कुछ भी कोई गड़बड़ होता था तो लोग किसको पूछते थे? कोई गड़बड़ वहाँ पे हुआ, कोई चीज़ नहीं मिला, वहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, कोई दवा नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर को पुर्जा वहाँ नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर साहब कभी इसके लिए मैं बोलता हूँ कभी हमने, हमारी जनता ने किसी राजनेता को ये सवाल नहीं किया। हमारी देश में स्वास्थ्य के लिए बजट, इतना बड़ा देश जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर ज़्यादा बेहतर हैं, तो उनको अगर 100 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है तो हमको तो और भी बेहतर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ये है। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में मिनिमम 5 to 6% बजट का हिस्सा स्वास्थ्य को जाता है, हमारा आज भी 1-2% में अटके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये है, और इस बेसिस पे जितना भी इलेक्शन हुआ, कभी स्वास्थ्य एक कभी भी मुद्दा नहीं रहा कि स्वास्थ्य के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया हो। स्वास्थ्य एक मुद्दा रहा हो कि भाई इस कारण से हम सरकारें बदल रही हैं चाहे चुन रहे हैं, तो इसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा एज ए इंसान। आज सर सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, वो लिख रहे हैं कि हमने तो कभी अस्पताल वगैरह के लिए चुनाव किया ही नहीं, वोट दिया ही नहीं, हम तो मंदिर और मस्जिदों में उलझे रह गए, और आज फिर क्यों आप बेड की बात करते हैं, क्यों ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो उनकी बातें कहीं ना कहीं सटीक बैठती है कि आज जब चुनाव आता है, जब एक अच्छी सरकार चुनने का वक्त होता है, तो हम मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान में उलझ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे जब भी चुनाव हो, कम से कम इस तरह के नारों पे रोक लगनी चाहिए, हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देखिए सरकारें कहाँ से बनती हैं? सरकारें कहीं ना कहीं जनता के ही रिप्रेजेंटेशन होती हैं, और मैंने जनता की जो सोच रहती है उसी तरह से सरकारें भी बनती है, और उसी तरह से नेता लोग करते हैं, जनता की भावनाओं को यूज करते हैं और उस तरह से अपनी मैनिफेस्टो बनाते हैं। तो आने वाला समय में ऐसे बनेगा भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से, क्योंकि जनता भी बात को समझ रही है, और जो प्राथमिकता रहती है समय के अनुसार लोग, जनता भी वही, लेकिन अब समय आ गया है कि अब जनता को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर और इस बेसिस पे आने वाली सरकारें चुननी चाहिए, चाहे उसको हटानी चाहिए चाहे बदलनी चाहिए। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है, तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा।
यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 73527-35621। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।